दोस्तों नमस्कार। बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ में अपनी धमक के जरिए 3 आईएएस कांग्रेस के नेता, कोल व्यवसायी और दूसरे व्यवसायियों पर निशाना साधा है। पूछताछ हुई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की अफवाहें हैं तो कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात की जा रही है। लेकिन हकीकत तो यह है कि ईडी की तरफ से अभी तक अधिकृत रूप से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है और अफवाह 4 करोड़ नगद बरामदगी, जमीन जायदाद के कागजात, सोने चांदी के गहने, दुनिया भर की अफवाहें फैल रही है और इसे लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालांकि हाल के वर्षों में जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई करना शुरू किया है, उसके बाद उसके राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगातार लगते रहे हैं और इसकी वजह है कि ईडी के निशाने पर केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना है। तो क्या सचमुच ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई करना चाहती है? क्या केंद्र सरकार सचमुच विपक्ष के लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीत लेना चाहती है? जबकि उसके पास तो इतने साधन हैं कि आजकल वह विधायकों को खरीद कर अपनी सत्ता बना लेती है। तब ईडी का डर क्यों दिखाया जा रहा है? यह पहला सवाल है। तो क्या ईडी का डर दिखाने का जो आरोप है वह केवल राजनैतिक आरोप है? शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि सारा नेक्सस इस तरीके से इस देश में चल रहा है कि पूंजी कुछ 2-4 लोगों को सौंप दिया जाए, बाकी लोग जो राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं भाजपा को छोड़कर, उन्हें परेशान किया जाए। ऐसे कई सवाल हैं। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विधायक स्तर पर फंडिंग करने वाले छोटे व्यापारियों पर भी केंद्र सरकार नकेल कसने जा रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब जिस तरीके से ईडी या इनकम टैक्स के छापे छोटे छोटे व्यवसायियों पर पड़ने लगे हैं, उसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि पार्टी स्तर पर तो वे रोकने में कामयाब हो रहे हैं चंदा को, तो क्या अब विधायक के स्तर पर भी चंदा रोक दिया जाए? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां के छोटे व्यवसायी अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को मदद करते हैं, उन्हें चंदा देते हैं। यह चंदा सीधे तौर पर नंबर 1 पर नहीं होता है। यह चंदा होता है, कोई बैनर पोस्टर की व्यवस्था कर देता है तो कोई कुछ और व्यवस्था, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था कर देता है। इस तरह की व्यवस्था के साथ विधायक चुनाव जीत जाते हैं और अब विपक्ष के विधायक यह भी न कर पाए, इसलिए नए तरीके का हथकंडा क्या इस देश में मनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन यह दौर में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े, निश्चित रूप से इसकी कड़ी इसके पहले जो इनकम टैक्स के छापे पड़े थे उससे जुड़ा हुआ है। वहां से इनपुट लेने के बाद ही ईडी ने कार्रवाई की है। लेकिन अब यह पूरा मामला राजनीतिक रंग में चढ़ने लगा है। विपक्ष के नेता कहना चाहिए या 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने जिस भाषा के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एटीएम बताया, उसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह माफी मांगे, नहीं तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि रमन सिंह के खिलाफ भूपेश बघेल के तेवर हमेशा ही सख्त रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक के जितने भी मामले सामने आए हैं, चाहे वह पनामा का मामला हो, चाहे डीकेएच घोटाले का मामला हो, चाहे स्काई वॉक घोटाले का मामला हो या दूसरे और भी बहुत सारे मामले, नान घोटाले हैं, और भी आप फेहरिस्त देखते चले जाइए,
जिसमें जनसंपर्क विभाग में करोड़ों रुपए के भुगतान का एक कंपनी को मामला है। सारे मामले तो अधूरे हैं, जांच ही नहीं हो पा रहे हैं, ना किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे, बयान वापस करो। इस देश का यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक आम आदमी यदि सत्ता के खिलाफ कुछ कहे तो उसके खिलाफ तत्काल पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कोई राजनेता जब कहता है तो सीधी गिरफ्तारी के बजाय कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। क्या होगा देखना होगा इस मामले में। लेकिन छत्तीसगढ़ में मचे ईडी के इस बवाल को लेकर कई तरह की चर्चा है। कलेक्टर रानू साहू नदारत हैं, एक और व्यवसायी चर्चित जिन्होंने दावा किया था कि भाजपा ने उसे मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया है, वे अग्नि चंद्राकर जैसे कांग्रेसी नेता के दामाद भी हैं, सूर्यकांत तिवारी, वे भी गायब हैं। समीर बिश्नोई और उनकी पत्नी, समीर बिश्नोई आईएएस हैं, उनकी पत्नी, दोनों से लंबे समय तक पूछताछ की गई है। महासमुंद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो हैं बादल कक्कड़, जसमीत बादल कक्कड़, उसको भी कभी गिरफ्तार करने की बात आती है तो कभी लंबे पूछताछ की बात आ रही है। इसी तरीके से कितने ही लोग हैं। सन्नी लूनिया कौन है हम बताएंगे, महासमुंद के व्यवसायी है ये, इनके क्या कारनामे हैं फिर कभी हम विस्तार से बताएंगे, वे भी चर्चा में हैं। ऐसे कितने लोग ही हैं। रानू साहू जो आईएएस हैं, कोरबा कलेक्टर हैं, वे उनके खिलाफ किस तरह की बात होते रही है यह भी हम बताएंगे कि डीएमए फंड से लेकर दूसरे तरह के फंडिंग की शिकायतें भी उसके खिलाफ होते रही है। कोयला व्यवसायियों से जिलाधीशों के गठबंधन की अपनी खबरें हैं। हालांकि भूपेश सरकार ने कुछ महीने पहले जबरदस्त ढंग से कार्रवाई की थी कोल माफिया के खिलाफ, लेकिन इस सब के बाद भी ईडी के कार्रवाई को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इससे पहले जो भी केंद्रीय एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ में अपना धमक दिखलाया है या छापेमारी की है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी जाती है कि आखिर क्या कुछ बरामद किया जा रहा है। क्या डराने धमकाने के हिसाब से ही यह सारा खेल चल रहा है? ऐसे कितने ही सवाल हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो ईडी ने अभी कार्रवाई की है उसका क्या परिणाम निकलता है, कौन कौन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी, इसके तार सत्ता तक कहां तक पहुंचेंगे यह देखना होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो नान घोटाले का केस चल रहा है उस पर फिर तारीख बढ़ा दी गई है। 18 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। इस पूरे नेक्सस में भी किस तरीके से लोग शामिल हैं, किस तरीके से राज्य और केंद्र की एजेंसियां आपस में उलझी हुई हैं, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।